Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Asnan Minimum. Today we are going to talk about principles of fitness. अच्छा, इसके अंदर जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, उसके अलावा स्किल रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट जो है उसके अंदर हमारे पास 5 हैं। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और बॉडी कंपोजिशन है। ठीक है, अब बाकी स्किल रिलेटेड आ जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, दे हेल्प यू कम्बैट फिजिकल चैलेंजेस एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीजेस। बेसिकली फिजिकल चैलेंज क्या है? कोई जिस तरह वेट उठाना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, तो उससे रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उसको हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स जो है वो डील करते हैं और डिजीज से बचाते हैं। डिजीज से मुराद इंजरी भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर। अब इसमें हमारे पास पहला है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ability to perform prolonged large muscle dynamic exercises at moderate to high level of intensity। अब ये क्या है कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो का मतलब होता है कि स्लो पेस पे लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड, लंबी, लार्ज मसल वो होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस बड़ी देर तक चलते हैं। ठीक है, डायनामिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, एट मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी, दरमियानी लेवल की हाई लेवल की इंटेंसिटी पे होते हैं। डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू डिलीवर ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द ब्लड स्ट्रीम एंड द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। अब सांस चढ़ना जिसको कहते हैं ना, तो वो बेसिकली उसकी एंड्योरेंस तो नहीं होती। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आप लंबे अरसे तक, कितनी देर तक आप एक कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करते रहे हो, प्रोलॉन्ग कितनी थी। तो वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है? वो आपके ऑक्सीजन लेवल पे डिपेंड करती है कि आपके लंग्स की एबिलिटी क्या है, कि वो जो खून है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्सअप हो रही है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आपने ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन भी पढ़ा होगा, कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करते हुए ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। अब ये जो CO2 का ब्लड के अंदर एक लेवल आ जाता है, डेफिनेटली वो CO2 किस में आ रही है? जो प्रोड्यूस हो रही है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, या उस पूरे प्रोसेस के अंदर जिसमें ग्लूकोज टूटता है, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच चेंज होती है। अब वो चेंज इन पीएच जो है वो ब्रेन के अंदर सिग्नल करती है, जो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, वो कंट्रोल करता है फिर लंग्स की या सांस लेने की कैपेबिलिटी को। उसी से क्या होता है? जल्दी जल्दी सांस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इस तरह ये कंट्रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हुआ, उससे जो है वो आगे पीएच चेंज हुई, पीएच चेंज ने आगे रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल कर दिया, और वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो आगे हार्ट, उसको लंग्स की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो नहीं कह सकते, लंग्स की जो एक्सपैंड रिलैक्स करने की जो स्पीड है उसको तेज कर देगा। ठीक है, ताकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मैक्सिमम की जाए और CO2 जो है वो उसको निकाला जाए। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इंप्रूव्स। अब डेफिनेटली इससे इंप्रूवमेंट क्या आ रही है? रेस्टिंग ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, जो बैठा हुआ मतलब नॉन एक्सरसाइजिंग ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट स्लोज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज। हार्ट रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाता है। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर लो होगा तो लो से मुराद है नॉर्मलाइज हो जाएगा, हाई की तरफ नहीं जाएगा। हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। द हार्ट पंप मोर ब्लड पर हार्ट बीट। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या मुराद है? कि डेफिनेटली जो वॉल्यूम बढ़ गया है, अब जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतने ज्यादा सेल्स को और उतनी एक्यूरेसी से उतनी जल्दी जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। तो जब आप कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पे हैं, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का क्या मतलब हो गया? कि आप थकेंगे नहीं, यानी कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आपकी सेल्स को मिलती रहेगी और वो थकेंगे नहीं। अब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन या CO2 क्लियरेंस जल्दी होने का मतलब क्या है? कि जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ही ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और वो भी पर यूनिट पर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक बीट में ज्यादा ब्लड जो है ना उसको पंप करेगा। ब्लड सप्लाई टू टिश्यू इंप्रूव। डेफिनेटली जब वॉल्यूम बढ़ गया, हार्ट का कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो टिश्यू जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, द बॉडी कैन कूल इटसेल्फ बेटर। अब कूल कैसे करती है? कूलिंग का एक मैकेनिज्म होता है कि ब्लड जो है वो स्किन के अंदर जब आता है, जैसे ही आपको गर्मी लगती है तो ब्लड जो है स्किन के अंदर तेज हो जाता है, जिसकी वजह से पसीना आता है। मतलब कि डेफिनेटली ब्लड होता है हीट अप। तो जब ये स्किन के अंदर आएगा, बिल्कुल सरफेस के साथ है। अब सरफेस के साथ होने की वजह से यहाँ से स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, पानी उड़ेगा, मतलब जो आपका स्वेट उड़ता है, और पीछे कूलिंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉडी जो है बेहतर तरीके से अपने आप को ठंडा कर सकती है। डेफिनेटली ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, ब्लड फ्लो ज्यादा है तो ब्लड फ्लो स्किन के अंदर भी ज्यादा है। स्किन के अंदर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां से ब्लड जो है वो जब डेफिनेटली जब वो हीटअप होगा, उसके बाद स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग की वजह से ठंडा होगा, तो बॉडी अपने आप को जल्दी कूल डाउन कर लेगी। मेटाबॉलिज्म इन स्केलेटल मसल इज इनहेंस्ड। ये बेसिक पॉइंट टिश्यू वाले के साथ ले जाओ, कि डेफिनेटली जब टिश्यूज की तरफ या मसल्स की तरफ जो है वो अपना
ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लो हो गया, तो वहां पे जो मेटाबॉलिज्म है, जो वहां पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी थी, ऑल दोज प्रोसेसेस विल बी इनहेंस्ड। इन ओल्डर एडल्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट केमिकल आर इंक्रीज एंड लोअर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेंट केमिकल जितने भी होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, और लोअर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेफिनेटली जब ऑक्सीडेंट्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट का लेवल जब बढ़ जाएगा, तो जो ऑक्सीडेंट होंगे, ऑक्सीडेंट बेसिकली फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शन करते हैं कि वो सेल को डैमेज करेंगे। अब वो जो डैमेज्ड सेल है वहां से मजीद जो रेडिकल्स निकलेंगे, ठीक है, वो अगले सेल्स को डैमेज करेंगे, उनसे मजीद निकलेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूस डैमेज, एक चेन ऑफ डैमेज चल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो होते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब उनको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, या मतलब वो रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट होता है उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट आके बाइंड कर देता है, और उसकी जो रिएक्टिविटी है, डेफिनेटली उसको जो चाहिए या उससे जो लेना है वो उसको दे के उसके साथ बाइंड कर जाता है, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन में कम्प्लेक्स बना लेते हैं, और बाकी जो बॉडी है वो बॉडी के जो सेल्स हैं वो इस चीज से, उसके अटैक से बच जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, वॉकिंग, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, एरोबिक डांसिंग है। एरोबिक ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जिनके अंदर जल्दी सांस नहीं चढ़ता, आप स्लोली करते रहो, नॉर्मली करते रहो, तो उससे ऐसे इतना ज्यादा जो है ना इश्यूज नहीं आते। ठीक हो गया। मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। ये मस्कुलर स्ट्रेंथ है कि एंड्योरेंस वाला पॉइंट वैसे इसमें होना नहीं चाहिए, एंड्योरेंस के ऊपर चली गई है, इसको स्पेसिफिकली कर लो मस्कुलर स्ट्रेंथ। वो कहते हैं कि एक मसल एक सिंगल मैक्सिमम एफर्ट में कितनी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि अगर मैंने कोई चीज उठानी है, या मैंने ये बाइसेप वाली वो एक्सरसाइज करते हैं जो वो, तो एक सिंगल जो मैंने एक मूवमेंट की है उसमें मैक्सिमम कितनी फोर्स एक मसल जनरेट कर सकता था, दैट विल बी इट्स मस्कुलर स्ट्रेंथ। इन शॉर्ट, आसान आसान में कितना वजन एक टाइम में उसने एक हाथ से या उठा लिया एक ही पुश में, ये नहीं कि हल्का सा उठाया फिर एक जगह रखा, फिर एक ही पुश में कितना वजन उठाया और उसको वापस रख दिया, डेड लिफ्ट वाला साइन सीन जो चल रहा था। ठीक है, तो दैट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो अब स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में बेसिक फर्क क्या आएगा, कि स्ट्रेंथ है कि एक टाइम में आपने कितना ज्यादा वर्कलोड उठाया, और एंड्योरेंस होता है कितनी देर तक आप कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज करते रहे। ठीक है, तो दोनों चीजों के अंदर फर्क है। स्ट्रेंथ वन टाइम मसल की कितनी पावर है, और जो एंड्योरेंस है वो कि कितनी देर तक वो कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज करता रहा है। नीचे भी मस्कुलर एंड्योरेंस है द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग एंड सस्टेन अ गिवन लेवल ऑफ मसल टेंशन फॉर अ गिवन टाइम। एंड्योरेंस क्या है कि एक स्पेसिफिक वेट या एक स्पेसिफिक जो मसल के ऊपर टेंशन है, जो प्रेशर है मसल के ऊपर, वो कितने इतने एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए उसने किया या नहीं किया। जैसे कि मैं कहता हूँ कि रनिंग कर रहे हैं, रनिंग की एक स्पीड होती है, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक स्पीड उसने दे दी, रेंडमली बता देता हूँ मैं, चलो वो कहते हैं कि 10 मिनट में 1 मील, 1 किलोमीटर पर 10 मिनट्स। ठीक है, ये आपने करनी है। अब वो अगर 10 मिनट के अंदर अंदर उसको कर लेता है तो उसकी एंड्योरेंस उसके हिसाब से है। ठीक है, फटीक बगैर थके हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि थक गया बीच में रुक गया, ऐसा नहीं, एक सस्टेन करना है मसल टेंशन को। और अगर इससे भी आसान दें एग्जांपल, 10 किलो का वेट है, उठा के रखना है उसको, मतलब कंटिन्यूस करना है, या जो जिसने ये बाइसेप वाली जो एक्सरसाइज करते हैं, तो कितनी देर तक उस मसल के अंदर प्रेशर को मेंटेन रखा गया, दैट विल बी मस्कुलर एंड्योरेंस। जो जितनी ज्यादा देर तक उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकता है, उसकी मस्कुलर एंड्योरेंस उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, जिसको आसान अल्फाज में स्टेमिना कहते हो। ठीक है, कितनी देर तक वो कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज करता रहा है, एक मसल फैक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मसल टू मूव इन अ फुल राउंड ऑफ मोशन। फुल राउंड ऑफ मोशन क्या होता है कि कभी बॉडी बिल्डर्स को देखे ना, वो अकड़ के जा रहे होते हैं, अकड़ के चलने में ये है कि उनके हाथ प्रॉपर खुलते नहीं है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। स्ट्रेंथ ज्यादा है, मसल ज्यादा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि मसल्स इतने ग्रो कर चुके होते हैं कि पूरी स्किन के अंदर वो यानी कि ना ऐसे जाम हुआ पड़ा है। ठीक है, अब उसकी एबिलिटी ज्यादा है, वो वजन भी ज्यादा उठा सकता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सी कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं, कुछ फिजिकल फिटनेसेस ऐसी हैं जहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से फिर उनकी एक्सरसाइज होती हैं। अब वो अकड़ के चल नहीं रहा कि मेरे में बड़ा गुरूर है, वो इस उसकी मजबूरी है उसकी, ये जिस तरह के ये जो आपके होते हैं ना आर्म पिट, इसके नीचे मसल्स होते हैं, ये ग्रो किए होते हैं, ये आपस में इस तरह अकड़ होता है, तो वो बाजू उसके ऑटोमेटिकली इस तरह निकले जिस तरह बदमाश है। ठीक है, वो उसका वैसे ही नेचुरल हो चुका होता है। अब उसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम है,
द एबिलिटी ऑफ मसल टू मूव इन अ फुल राउंड ऑफ मोशन। अब मेरे जैसा बंदा जिसके मसल्स कम है ना, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। बॉलर आपने देखा होगा जो क्रिकेट के अंदर होता है, वो क्या करवाता है, वो बॉल करवाता है, उसकी अच्छी खासी बाजू की उसकी फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से बॉल उतनी अच्छी जाती है। तो ही नीड फ्लेक्सिबिलिटी मोर देन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी चाहिए क्योंकि बॉल करवानी है, ठीक है, लेकिन जो स्पिनर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने इतनी जोर से या इतनी तेजी से बॉल तो करवानी नहीं होती, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, ये दोनों थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, और इकट्ठी भी हो सकती हैं मेनली, लेकिन मेन डिपेंड करता है कि आपकी काइंड ऑफ स्पोर्ट क्या है, काइंड ऑफ एक्सरसाइज क्या है, और उसके हिसाब से मेन कंपोनेंट फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए या स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन, द प्रोपोर्शन ऑफ फैट एंड फैट फ्री मैस, डेफिनेटली आपको पता है कि फैट और फैट फ्री मैस का जो बॉडी के अंदर एक रेशियो होती है, उसको आप कहते हो healthy body composition is comprised of high level of fat free mass and an acceptable low level of body fat. Definitely low fat high fat free mass होना चाहिए, प्रोटीन मसल ज्यादा होना चाहिए, फैट कम हो। The relative amount of body fat a person does have an impact upon overall health and fitness. Too much body fat can could have following effect। ये आपको पता है, हार्ट डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, दिमाग की नारें फट जाना, फट जाएंगी, टाइप 2 डायबिटीज है, ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट के अंदर क्या होता है कि फैट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, कैंसर, बैक पेन एंड प्री मेच्योर डेथ। ऑल थिंग आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपको इन सारों का रिलेशन पता है फैट के साथ, ठीक है। द बेस्ट वे टू लूज फैट इज थ्रू एक्सरसाइज एंड सेंसिबल डाइट। वो कहते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं या सिर्फ डाइट से नहीं, यही आपका प्रैक्टिकल अप्रोच भी क्या होती है कि जब भी आपके पास वेट लॉस का पेशेंट आता है, सबसे बड़ी चीज वो जो लैक कर रहा होता है दैट इज एक्सरसाइज, ठीक है। यूजुअली वो कहते हैं कि हम तो एक रोटी खाते हैं, कम खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता। आपका 80% 70% पेशेंट जो ओवर वेट है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, बेशक एक एक रोटी खा रहे हैं। तो एक्सरसाइज इज द मेन कॉम्पोनेंट अलॉन्ग विद द सेंसिबल डाइट। उसके बाद हमारे पास स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आ जाते हैं। एजिलिटी, द एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी क्विकली एंड एक्यूरेटली। बिल्ली जिस तरह होती है, ठीक है, फौरन से बिल्ली वो पोजीशन अपनी चेंज करती है और एक्यूरेटली चेंज करती है, दैट इज योर एजिलिटी, ठीक है, कि एक अपनी पोजीशन को क्विकली और एक्यूरेटली चेंज करना, ठीक है। बैलेंस, द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल मूविंग और व्हाइल स्टेशनरी। कुछ लोग आपने देखे होंगे खड़े खड़े गिर पड़ते हैं, ठीक है, वो बैलेंस नहीं होता। आप हम जैसे सारे खड़े हैं, नॉर्मली खड़े होते हैं, तो जो जितनी प्रॉपरली खड़ा हो सकता है उसका वो बैलेंस है। कुछ लोग एक टांग पे भी बड़ी अच्छी तरीके से खड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो वो उनका बैलेंस और ज्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज के दौरान अगर आप बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर बैलेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्रिकेट है, आप बैलेंस से नहीं खड़े तो गिर सकते हैं, ठीक है, भागते हुए बैलेंस नहीं है आपके अंदर तो आप गिर सकते हैं। और ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर होता है ऐसा कि वो लोग अपना बैलेंस खो बैठते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े खड़े भी गिर जाते हैं और भागते हुए भी ऐसे स्टम्बल करते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस क्या है कि एक एबिलिटी की इक्विलिब्रियम, बराबरी, अपने पोस्चर को जो है वो स्ट्रेट रखना, ठीक है। पावर, एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स रैपिडली बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। पावर क्या है, स्ट्रेंथ और स्पीड, कितनी जल्दी से और कितने स्ट्रांगली आपने एक फोर्स जो है वो एक्सर्ट किया है मसल ने, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पावर। कि आप जिस तरह वही मैंने बाइसेप वाली जो एक्सरसाइज करते हैं, वो जो डंबल उठाना, ठीक है, वो कर रहे हैं, एक दो तीन, तेजी तेजी से भी कर रहे हो और स्ट्रेंथ स्ट्रांगली भी कर रहे हो, तो ये उसकी उतनी ही पावर है, ठीक है। अब मैं पहली दफा करूंगा, मुझे हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट तो लग जाए उसको उठाने में और दोबारा यानी कि उसको मूव करने में, देखो जो ऑलरेडी एक्सरसाइज है वो उसको जल्दी जल्दी कर लेगा और उसके लिए ज्यादा उसकी पावर है, ठीक है। स्पीड, अब उस स्ट्रेंथ एंड स्पीड में से स्पीड क्या है, द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, आपको पता है। कोऑर्डिनेशन, द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मोटर टास्क एक्यूरेटली एंड स्मूथली यूजिंग बॉडी बॉडी मूवमेंट एंड द सेंसेस। अब कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है कि आपने कोई एक मोटर टास्क करना, मोटर टास्क वो होता है जिसके अंदर आपके डिफरेंट सिस्टम्स और स्पेसिफिकली मोर इंपॉर्टेंटली आपका डायरेक्टली ब्रेन रिलेट कर रहा होता है, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम रिलेट कर रहा होता है। तो ये मोटर टास्क है, लाइक आपने स्मूथली मूवमेंट करनी है तो उसके अंदर ब्रेन, हाथ, तीन चार हाथ। अब ये डिपेंड करता है, ये जो एक्सरसाइज करते हैं उनको पता होता है कि अगर आप प्रॉपर खड़े नहीं हो तब भी इंजरी हो सकती है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी। आपका एक हाथ कहाँ पे और दूसरा कहाँ पे है, ये भी एक्सरसाइज के अंदर कई बार डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपका ध्यान किधर है, अगर आप किसी की तरफ देख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब भी इंजरी हो सकती है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है। तो ये प्रॉपर दिमाग, आपका दिमाग, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स आपके एक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होते हैं। बेशक एक हाथ एक्सरसाइज कर रहा है, वो डंबल उठाए हुए हैं, आपके बाकी तीनों पार्ट्स में मतलब कि बाजू, दूसरी दोनों टांगे, आपका बॉडी, आपका ब्रेन, हर चीज जो है वो उसके अंदर
पूरा उसको चेक कर रही हो कि मैं प्रॉपर खड़ा हूँ कि नहीं। इसी वजह से आप जिम के अंदर देखोगे शीशे वगैरह भी लगे होते हैं, जस्ट टू सी दैट कि आप प्रॉपरली पॉस्चर में खड़े हो कि नहीं। वो इसलिए नहीं होता कि डीपीआई बनानी है या चेक करना मसल बना के नहीं, वो इसलिए होता है कि आप अपने आप को चेक करो कि आप प्रॉपरली वहां पे आपके पूरे बॉडी पार्ट अलाइंड है कि नहीं अलाइंड, ठीक है। फिर आपको वो एक्सरसाइज करते हो, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है ब्रेन के दरमियान। अगर आप ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इंजरी हो जाएगी, ठीक है। यही वजह होती है कि वो बातें करने से भी मना कर रहे होते हैं, या ये गाने लगा देते हैं कानों में, बच्चे कुछ कुछ करते हैं कि फुल गाने स्पीड में लगे, गाने सुन रहे हैं, कोई उनको एक्सरसाइज के अंदर, अब उनका माइंड एक्सरसाइज के साथ रिलेट नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है और बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है बनिस्बत उस बंदे के जो प्रॉपरली एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व है और चेकआउट करके प्रॉपर उसको अपने ब्रेन से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। रिएक्शन टाइम, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट क्विकली टू अ स्टिमुलस, जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हैं कितने किसी एक स्टिमुलस को, वो आपका क्या है, रिएक्शन टाइम होता है। टाइप ऑफ मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। आपकी एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि स्लोली करनी है लेकिन लॉन्ग टर्म करनी है, लाइक साइकिलिंग, करते स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म होती है, उसके अंदर आपके मसल इस्तेमाल होते हैं स्लो ट्विच। बेसिकली बॉडी के अंदर दो तरह के मसल होते हैं, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। और जो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें आपको सडन स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे डेड लिफ्ट वगैरह टाइप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने इकट्ठा ही 50 किलो वजन उठाना है, फर्ज कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपको फास्ट ट्विच मसल चाहिए, रैपिड एंड फोर्सफुल कंट्रैक्शन। अब इसके अंदर अपीयरेंस इसकी चेक करेंगे तो इट विल बी रेड फाइबर, मोर मायोग्लोबिन एंड मोर ब्लड वेसल्स। क्यों? क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म काम करना है, इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसको ज्यादा कॉन्टिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इसके पास ज्यादा मायोग्लोबिन है, ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली उसको सप्लाई करते रहे करते रहे करते रहे, और वो उसको कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज जो है वो चलती रहे, ठीक है। क्योंकि स्लो है तो कॉन्टिन्यूसली मिलती जाएगी, और लॉन्ग लास्टिंग है तो वो रिक्वायर्ड है उस टाइम के लिए। जबकि अच्छा, पहले इसी को कवर कर लेते हैं। ऑक्सीजन डिपेंडेंट है डेफिनेटली, जो स्लो चल रही है उसके अंदर ऑक्सीजन इज द मेन पार्ट, क्योंकि सारी की सारी जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो ग्लूकोज से एनर्जी आनी है, वो एरोबिक होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो वहां पे एनारोबिकली भी आती होगी। एंड्योरेंस ओरिएंटेड है, एंड्योरेंस मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म, कितनी देर तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जो स्लो ट्विच मसल्स होते हैं डेफिनेटली दे आर एंड्योरेंस ओरिएंटेड, और इनका काम ये है कि जो एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज हैं, जो लॉन्ग टर्म स्लो एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज को सपोर्ट करना, और ये मसल्स फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, थकते नहीं हैं ये वाले मसल्स, ठीक है। लो पावर आउटपुट, इट जनरेट लो फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ी थोड़ी फोर्स लंबे अरसे के लिए। फंक्शन इसके कहाँ पे हैं? वही लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग रनिंग सॉरी, साइकिलिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, और ऐसी एक्सरसाइज जिनके अंदर लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए और स्टेमिना चाहिए। स्टेमिना वही वाला पॉइंट आ गया कि एंड्योरेंस, उसी को स्टेमिना कहते हैं, कितनी देर तक आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हो। फास्ट ट्विच मसल के अंदर दो टाइप्स आती हैं बेसिकली, टाइप 2A है और टाइप 2B है। अच्छा, ये रैपिड और फोर्सफुल कंट्रैक्शन उसके लिए है। अब टाइप 2A जो है दैट इज हाइब्रिड ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। ये जो टाइप 1 है और ये टाइप 2 जो है फास्ट ट्विच मसल्स वाली, इन दोनों का मिक्सचर है टाइप 2A। और जो टाइप 2B है दैट इज प्योरली फास्ट ट्विच मसल्स। अच्छा, ये एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइज पहले स्लो चल रहे थे तो ये एरोबिकली काम करेंगे, फास्ट हुए तो एनारोबिक भी आ जाएंगे। फॉर एक्टिविटी नीडिंग बिट मोर पावर एंड स्पीड देन टाइप 1 एंड मोर एंड्योरेंस देन टाइप 2B। अब जो टाइप 1 है दैट इज प्योरली रिलेटेड टू एंड्योरेंस, जो टाइप 2 है दैट इज प्योरली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, पावर, कितनी कितने स्ट्रांगली आपने काम किया, ठीक है। और जो टाइप 2A है, ये उन एक्सरसाइज के लिए हैं जिनको कुछ ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पावर एंड स्पीड, क्योंकि पावर एंड स्पीड थी टाइप 2 की प्रॉपर्टी, तो इसके पास पावर एंड स्पीड कम होगी। तो टाइप 2A वो है जिसके पास इससे ज्यादा स्पीड है, इससे ज्यादा पावर है। और टाइप 2A वो है जिसमें टाइप 2B की निस्बत ज्यादा एंड्योरेंस है। तो यानी कि इसकी एंड्योरेंस ले लेंगे और इसकी स्पीड ले लेंगे या पावर ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो टाइप 2A मसल फाइबर आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों से बेहतर हो गए, इसकी भी प्रॉपर्टी ले ली उसने, इसकी भी प्रॉपर्टी ले ली, और ये दोनों से बेहतर हो गए, और ये कंटिन्यूस काम करेंगे। टाइप 2B है, व्हाइट मसल्स है, व्हाइट फाइबर है। ये कौन से? रेड। रेड क्यों थे? क्योंकि इसके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा था। ये व्हाइट है, इसके अंदर लेस मायोग्लोबिन है, लेस ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि एक बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, फौरन से आपको रिक्वायर था और उसके बाद अब खत्म। तो इट डोंट नीड दैट मच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन।
एनारोबिक है, प्योरली एनारोबिक क्यों होगा? क्योंकि एकदम से जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करोगे तो फौरन से ऑक्सीजन के स्टोर डिप्लीट कर जाएंगे, जो भी था। फॉर इतनी ऑक्सीजन का से जो एनर्जी है वो आती ज्यादा है, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होती, वो टाइम लेती है, ठीक है। जो एनारोबिक है ये थोड़ी एनर्जी देता है लेकिन देता एकदम से है, ठीक है। तो फर्दर फौरन से एनारोबिक रिएक्शंस चलेंगे, एनर्जी आएगी और फौरन से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टाइप 2 बी के अंदर जो है वो ऐसे मसल जो हैं वो एनारोबिक होते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। फटीग है, डेफिनेटली फौरन थक जाएंगे, जिसके डिप्लीट ही फौरन सोर्स कर गए वो थक जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि एनारोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो क्या होता है? वही वही तो एक सिम्टम होता है काइंड ऑफ कि थकान हो चुकी है, ठीक है। हाई पावर आउटपुट है, वही बात होगी फॉर शॉर्ट एक्सप्लोसिव मूवमेंट, स्प्रिंटिंग है, वेट लिफ्ट है, उसके अंदर जो है ये एक्सरसाइज जो है ये वाले मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस हैं। गोल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। ये नहीं है कि आज मसल बने हैं परसों खराब वापस आ गए, नहीं। लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, एंड इम्प्रूवमेंट इन बॉडी फंक्शनिंग, और ओवरऑल बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो ओवर टाइम। इमीडिएट शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट ट्रांसलेट इनटू लॉन्ग टर्म चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट। ये कहता है, ये गोल बनाना जिसे कहते हैं ना, कि आप ऐसा नहीं है कि कल मसल बन जाएंगे, शॉर्ट गोल्स रखें कि इस महीने के बाद मेरे मसल इस तरह के होंगे, या मैं इतनी अभी अगर मेरी जो कैपेबिलिटी है वो 10 मिनट्स पर माइल है, तो मैं अगले हफ्ते या अगले महीने जो है ना वो 8 मिनट में करूंगा, उससे अगले हफ्ते 6 मिनट में करूंगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स आप सेट करते हो, ऑटोमेटिकली ये आपका लॉन्ग टर्म गोल बन जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप परफेक्ट हो जाते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल है। पहला है द ओवरलोड प्रिंसिपल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट टू स्ट्रेस एंड नॉन स्ट्रेस कंडीशन। जैसे ही बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है तो बॉडी उसको क्या करना चाहती है? उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब अडॉप्ट करने की कैसे? के जैसे आप कहते हो कि 10 किलो मेरा अगर मसल 10 किलो उठा सकता है वजन नॉर्मली, तो मैं 10 किलो उठाता रहूंगा, मसल कभी भी ग्रो नहीं करेगा जब तक मैं 11 या 12 किलो वजन नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो मैंने 1 किलो बढ़ा दिया, स्ट्रेस बढ़ेगा, ओवरलोड कर दिया, थोड़ा सा ओवरलोड कर दिया, अब वो 12 को अब स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस आने की वजह से बॉडी इसको क्या करेगी? अडाप्ट करेगी। अडाप्ट करने के लिए बॉडी का मसल ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो वो 12 किलो वाली कैपेसिटी पे चला जाएगा। जब 12 पे चला जाएगा, अब मैं टारगेट रख दूंगा 14 किलो, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्ट्रेस को जो है ना वो अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से नॉर्मल से स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो इंजरी के चांसेस है। नॉर्मल रहा या नॉर्मल से कम रहा, जो बॉडी अडॉप्ट ही नहीं कर रही, तो मसल ही ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो एंड्योरेंस बढ़ेगी नहीं, वो स्ट्रेंथ, वो कैपेबिलिटी, पावर इंक्रीज ही नहीं करेगी, वो इतने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगी ही नहीं इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और अगर अब तो ये एक रिक्वायर्ड स्टेप होता है कि आपने डिफाइन करना है कि कितना स्ट्रेस होना चाहिए कि आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर ले। द FITT प्रिंसिपल बेसिकली फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप है कि वो एरियाज जिनके अंदर मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक ओवरलोड से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वजन बढ़ाना है, ठीक है। अगली बार हो सकता है आप साइकिलिंग करते हो तो वजन बढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता, उसमें यह है कि आप टाइम बढ़ाते हो, ठीक है, या इंटेंसिटी बढ़ाते हो। तो वो कहता है कि ये चार चीजें ऐसी हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप, जिनकी टर्म्स में या जिनके रेफरेंस में आप ओवरलोड प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो। जैसे पहला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है कि पहले मैं 4 मिनट में 10 बार डंबल उठा रहा था, अब जो है वो 15 बार उठा लूं, तो बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। नंबर ऑफ टाइम, हाउ ऑफन यू एक्सरसाइज, कि एक स्पेसिफिक टाइम में आपने कितनी मर्तबा वो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है वो रिपीट की है। डिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन मैनेज अ बैलेंस दैट प्रोवाइड ओनली दैट मच लोड ऑन द मसल दैट इट कैन अडाप्ट एंड प्रोवाइड इनफ टाइम टू हील बैक, बिकॉज आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बॉडी और कंप्लीट अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। वो कहता है कि आपने इतनी ही एक्सरसाइज करनी है, इतनी ही फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना है जिसको बॉडी अडॉप्ट कर सकती है। ज्यादा होगा तो इंजरी, कम होगा तो अडॉप्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्योंकि और ताकि बॉडी इसको अडॉप्ट कर सके और बॉडी को प्रॉपर हीलिंग टाइम मिले। ये नहीं है कि आप बस फ्रिक्वेंसी करी जा रहे हो, एक्सरसाइज करी जा रहे हो, बॉडी को एक स्पेसिफिक टाइम भी चाहिए था, ब्रेक जिसे कहते हैं, ताकि उसके अंदर बॉडी अपने मसल जो टूटते हैं ना मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो ब्रेक, मतलब हम आसान अल्फाज में कहते हैं मसल टूट रहे हैं, ठीक है, तो वो रिपेयर होता है, ठीक है, रीबिल्ड होते हैं, फिर ही मसल ग्रो करता है, ठीक है। तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम भी देना है, तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो टाइम भी ना बचे। इंटेंसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एफर्ट और वर्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक एक्सरसाइज। एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज के अंदर आप एक स्पेसिफिक टास्क
ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क जो आप बताते हो वो आपकी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी। इट आल्सो नीड बैलेंस टू प्रोवाइड इनफ लोड टू बी अडॉप्टेड। वही पुराना पॉइंट है कि अपने बैलेंस इनफ होना चाहिए। टाइम है कि कितनी देर तक आप एक एक्सरसाइज करते हो, 20 मिनट 25 मिनट एक कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, वो भी ओवरलोड के अंदर आ जाता है। और टाइप, किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियोवास्कुलर है, ट्रेनिंग है, कॉम्बिनेशन है बोथ का। ट्रेनिंग से मुराद है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर एक होगी और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी दूसरी, वो जो स्ट्रेंथ वाली है, कि आप एंड्योरेंस वाली कर रहे हो या फिर स्ट्रेंथ वाली कर रहे हो या दोनों की कर रहे हो। उसी हिसाब से फिर आप डिफाइन करते हो कि अब कितना ओवरलोड इसको मसल को किया जाना चाहिए। The specificity principle to develop a particular fitness or skill component, you must perform exercise designed specifically for that component. That is the principle of specificity. वो कहता है कि principle of specificity क्या कहता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिटनेस जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो या एक स्पेसिफिक स्किल इंक्लूड करना चाहते हो, तो यू हैव टू डू दैट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज। ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर कोई बॉलर है तो ही डोंट नीड टू, लाइक अगर बॉलर है फर्ज कर लो, उसका एब्स होने लाजमी नहीं है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे है, उसकी टांगों के अंदर अगर फास्ट बॉलर है, और उसकी मसल जो है बाजुओं के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ही डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अदर एक्सरसाइज। वैसे फिट रहना जरूरी है, ये नहीं है तोंद निकली हुई तो भागा ही नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन मेनली क्या है कि वो स्पेसिफिक मसल्स ग्रो होने चाहिए। जैसे वेट ट्रेनिंग विल डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ बट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन इंप्रूविंग कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, ये मैंने मसल के हवाले से बात की है। यहाँ पे वही पहला वाला पॉइंट है, अगर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं तो वही जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि लाजमी नहीं है कि यू हैव टू बी, आप एंड्योरेंस में भी परफेक्ट हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी परफेक्ट हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी काइंड ऑफ एक्सरसाइज कौन सी है, और उसी हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो, या जो भी आपकी जितनी भी आप एक्सरसाइज करोगे, दैट विल बी एदर टू इंप्रूव एंड्योरेंस और टू इंप्रूव द मसल स्ट्रेंथ। वेट लिफ्टिंग करनी है तो मसल स्ट्रेंथ इज द नेसेसरी थिंग, नॉट द एंड्योरेंस। आप क्या, वेट लिफ्टिंग है ना, एक बार आपने उठा के दिखा दिया वजन, उसके बाद आपने क्या करना है कि 10 मिनट एक्सरसाइज करते रहो, नहीं, यू डोंट नीड द एंड्योरेंस। तो आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी, जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन muscular strength. A well-rounded exercise program include all components of fitness designed to improve different part of the body or towards specific sport activities. एक वेल राउंडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या होगा कि जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होंगे, मतलब उनकी ऐसा नहीं है कि एक ही मसल ग्रो किया जा रहा है, नहीं, ओवरऑल बॉडी की इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। ये नहीं है, वही मैंने पहले वाली बात की कि तोंद निकली हुई है, बाजू में बड़ी स्ट्रेंथ है, तो वो भागेगा ही नहीं, सही तरह उससे बॉल नहीं करवाई जाएगी। तो ओवर वेल राउंडेड एक्सरसाइज कौन सी होगी, जिनमें सारे कंपोनेंट थोड़े थोड़े इंप्रूव हों, एंड्योरेंस भी बेहतर हो, ठीक है, स्ट्रेंथ भी बेहतर हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया जाए। कि अगर वेट लिफ्टिंग है तो यू नीड मस्कुलर स्ट्रेंथ ओवर देयर। अगर बाईसाइकिलिंग का कंपटीशन है तो यू नीड एंड्योरेंस मोर देन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी चाहिए लेकिन मोर देन स्ट्रेंथ क्या रिक्वायर्ड है, एंड्योरेंस। तो आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे होते। रेस्ट एंड रिकवरी, रेस्ट और रिकवरी दोनों, रेस्ट टाइम फॉर रिकवरी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, ठीक है, रिकवरी आप समझ जाएंगे। एंड यूज और लूज प्रिंसिपल यही कहता है कि आप जिस मसल को इस्तेमाल करते हो उसमें हाइपरट्रॉफी होती है, जितना मसल इस्तेमाल करोगे वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा। और अगर आप एक किसी मसल को नहीं इस्तेमाल कर रहे तो वो ऑटोमेटिकली लॉस कर देगा अपनी कैपेबिलिटी को, और वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से आपको कॉन्टिन्यूस काम करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपके मसल ग्रो करें और ए ट्रॉफी यानी कि मस्कुलर लॉस की तरफ या लॉस स्ट्रेंथ लॉस की तरफ ना जाए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।